13 दिसंबर को जो संसद में हुआ वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। दो लड़कों का लोकसभा में यूं कूद जाना ये एक बहुत बड़ी साजिश का पहला चैप्टर, पहला एपिसोड लगता है। दिल्ली पुलिस ने जो अदालत को बताया वो सुनकर तो आप और चौंक जाएंगे। कुछ लोग इस देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते थे, कुछ लोग इस देश में उपद्रव फैलाना चाहते थे, ये लोग देश के अंदर अशांति फैला देना चाहते थे। और ये अशांति फैलाकर करना क्या चाहते थे? ये देश की सरकार को मजबूर करना चाहते थे, उससे मोल भाव करना चाहते थे। ये चाहते थे कि देश की लीडरशिप को झुका दें और अपनी गैर वाजिब मांगे उनसे मनवा लें। ये बातें सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन इस रिपोर्ट में आप जितनी बातें सुनेंगे वो सब की सब यूं ही चौंकाने वाली है। 13 दिसंबर का असली टारगेट नरेंद्र मोदी ही थे, तो क्या संसद के घुसपैठियों के तार सीधे सीधे मोदी विरोधी सियासी पार्टियों से जुड़े थे? क्या संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को मोदी के नाम का पर्चा प्रधानमंत्री के दुश्मनों ने ही पकड़ाया? संसद में हमले का मास्टरमाइंड ललित झा का प्लान ए और प्लान बी क्या था? क्या कोई और भी था जो प्लान सी पर काम कर रहा था? जो पर्चे आरोपियों के पास से मिले, उन पर्चियों पर लिखे शब्द क्या मोदी विरोधी इंडी अलायंस के नेताओं के पास पहले से थे? 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ की घटना हुई। 48 घंटे बाद 15 दिसंबर को संसद के भीतर विपक्ष ने कौन सा पोस्टर दिखाया, मोदी के खिलाफ कैसे भड़काया? बीजेपी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है, संसद में घुसपैठ के पीछे कांग्रेस का सीक्रेट हाथ होने का शक जताया। बीजेपी ने तो यह तक कहा है कि हो न हो घुसपैठियों को ट्यूशन देने वाले इंडी अलायंस के नेता ही थे। तो क्या सोच समझकर बंद कमरे में बैठकर मोदी के सियासी दुश्मनों से मिलीभगत करके संसद में घुसपैठ का प्लान बना? अगर हां, तो इसके लिए किस किरदार को क्या कहा गया? कहां छिपने के लिए, कहां जाने के लिए कहा गया? संसद में एक बेंच से दूसरे बेंच पर कूदने वाला सागर, जो खुद को डेविल कहता है, उसका ब्रेन वॉश किसने किया? सागर, जो खुद को साइलेंट वॉल्केनो कहता है, उसे मोदी के खिलाफ भड़काने वाला कौन था? ललित झा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसकी फोटो कम, नीलम और सागर की फोटो ज्यादा क्यों दिखी? क्या यह सब पहले से तय किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा था? सागर भी अपनी प्रोफाइल पर संसद के बाहर हंगामा करने वाली नीलम की ही फोटो शेयर करता था, तो क्या उसे ऐसा करने के लिए किसी ने पहले से कहा था? संसद की सुरक्षा में सेंध की साजिश से जुड़े सारे तार एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। ललित झा पकड़ा जा चुका है, बहुत बड़ा खुलासा होने ही वाला है। जैसा कि बीजेपी पहले दिन से आरोप लगा रही है, ये सिर्फ चंद सिरफिरों का काम नहीं है। संसद में घुसपैठ के पीछे एक इकोसिस्टम का पॉलिटिकल मोटिव है, और वो मोटिव है नरेंद्र मोदी को टारगेट करना, मोदी के ही पोस्टर लेकर संसद के अंदर घूमना, संसद के बाहर आकर मोदी को डिक्टेटर बताना, कैमरे पर पोस्टर लहराना, फिर दूसरा पोस्टर दिखाना, उसमें डेमोक्रेसी अंडर सीज, पीएम साइलेंट, होम मिनिस्टर साइलेंट का नैरेटिव फिट करना। क्या आप यकीन करेंगे, संसद की सुरक्षा में सेंध के बहाने मोदी को कोसने के नाम पर विपक्ष ने पूरी संसद को ठप कर दिया। यह शायद पहली बार हुआ होगा जब शुक्रवार सुबह 11 बजे की कार्यवाही सिर्फ 15 सेकंड चली, और फिर जब दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो 22 सेकंड के भीतर संसद को स्थगित करना पड़ा। 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाए। यह सब ऐसे ही नहीं हुआ, वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी बनी। पहले बंद कमरे में बैठक हुई, फिर संसद के भीतर हंगामा हुआ, फिर सोनिया गांधी को आगे करके एक खेमा नई संसद के गेट पर खड़ा हुआ, दूसरा खेमा बापू की प्रतिमा के आगे माहौल बनाने लगा, और हर कोई कैमरे पर आकर मोदी 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 बस यही जाप करने लगा। प्रधानमंत्री जी पीएम कौन होते हैं? पीएम साहब को तो एक बयान आना चाहिए था। मोदी है तो मुश्किल है। प्रधानमंत्री को लोकसभा और राज्यसभा में स्टेटमेंट देना, ये ऑपोजिशन की मांग है। आज आपको कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से किए गए इस ट्वीट की आखिरी लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी है, जिसमें कांग्रेस ने लिखा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं, हम मोदी सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। तो क्या यह पहले से तय था कि 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ होगी और उसके बाद कांग्रेस मोदी के खिलाफ अपनी टीम एक्टिवेट कर देगी? क्योंकि हुआ तो ऐसा ही।
कांग्रेस आपातकाल वाला नैरेटिव बिल्ड करने लगी। यूथ कांग्रेस वाले पीएम मम, एचएम मिसिंग वाले स्क्रिप्ट लिखने लगे। नीलम का तानाशाह वाला नारा कांग्रेस अपनी टाइमलाइन पर घुमाने लगी। मोदी 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे तो कांग्रेस ने इसे भी संसद में हुई घुसपैठ की घटना से जोड़ दिया, पॉलिटिकल लाइन फिट कर दी। और इस तरह कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के ऑर्डर पर प्रधानमंत्री पर टारगेटेड अटैक का सिलसिला शुरू हो गया। देखिए, सवाल पूछना तो हमारा फर्ज होते हैं। इसको अगर राजनीति करना और राजनीति करते हैं, ये दोषारोप करने का मतलब ये होते हैं कि आम लोगों की निगाहों भटकाने के लिए सारे सरकार जुटी हुई है। आसमान तो टूट नहीं पड़ती। आज तक प्रधानमंत्री जी एक बयान पेश किए हैं, वो तो सदन के नेता है। दोनों सदन मिलकर सबसे बड़ा नेता कौन होते हैं? पीएम। पीएम कौन होते हैं? सदन के नेता। तो अब तक क्या पीएम एक बार कोई बयान दे चुके हैं? तो गृह मंत्री अमित शाह जी कम से कम पीएम साहब को तो सिखाइए कि क्या सदन की नियम कानून नियम क्या होते हैं, क्या सदन में एक नेता की क्या रवैया होना चाहिए। कम से कम पीएम साहब को तो एक बयान आना चाहिए था। तो इंटेलिजेंस किसके पास है? खुफिया किसके पास है? खुफिया तंत्र के मालिक कौन होते हैं? खुफिया तंत्र के मालिक होते हैं गृह मंत्रालय। तो इसलिए सिर्फ हम जानकारी लेना चाहते थे। ये सिर्फ गोलमोल जवाब देते हुए असलियत को छुपाना चाहते हैं। ये सरकार की ये मंशा की हम खिलाफत करते हैं और कुछ नहीं। हम लोग क्या नया संसद बने हैं क्या? सरकार की तरफ से क्या अपोजिशन सारे लीडर को बुला के वार्ता नहीं किया जा सकता? ये छुपाना चाहते हैं इनकी कमजोरियों को। नया संसद दिखा रहे हो, नया संसद भवन दिखा रहे हो। मोदी है तो मुश्किल है। संसद में सेंधमारी का मास्टरमाइंड ललित झा पकड़ा जा चुका है। उसने कई खुलासे किए हैं। एक एक डिटेल आपको आगे देंगे, मगर उससे पहले ये देखिए कि बीजेपी ने ललित झा और मोदी के सियासी दुश्मनों के कनेक्शन को लेकर कौन सा बड़ा दावा किया है। पहला बड़ा दावा बंगाल बीजेपी के बड़े नेताओं ने किया है। उन्होंने कैमरे पर ललित झा और टीएमसी के एक नेता तपस रॉय की ये फोटो दिखाई है और सवाल पूछा है कि संसद में घुसपैठ के मास्टरमाइंड ललित झा से इंडी अलायंस के नेताओं, खासकर टीएमसी का क्या कनेक्शन है। हम लोग चाहते हैं कि जो ललित झा, जब ये इसको लेके राजनीति हो रहा है तो इसमें स्पष्ट है जो टीएमसी इतना अंदर में हल्ला बोल कर रहा है, इसमें जो ललित झा के साथ टीएमसी विधायक का जो तस्वीर है सामने आ रहा है, इसमें इनके साथ तृणमूल के साथ कनेक्शन स्पष्ट है। इसका हाई इन्वेस्टिगेशन टीम जो जांच कर रहे हैं, इसको जांच होना चाहिए, पूछताछ होना चाहिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बात सही है कि ललित झा कोलकाता में रहकर मोदी के खिलाफ अपना हेट एजेंडा चलाता था। ये उसकी फेसबुक प्रोफाइल से भी क्लियर है। संसद में घुसपैठ से ठीक पहले 7 दिसंबर को इसी ललित झा ने अपनी प्रोफाइल पर संसद की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक भी शेयर किया था। ये अक्सर ऐसी पोस्ट शेयर करता था जिसमें ये संविधान को मृत बताता था और उसके लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराने वाले लेख तक शेयर करता था। ऐसे लेख जिनमें इशारों में मोदी को खलनायक, कथानायक, कट्टर हत्यारा तक कहा जाता था। ललित झा के रिमांड नोट में जो चिलिंग बातें लिखी गई हैं, वो ये तक इशारा दे रही हैं कि इसके तार न सिर्फ देश के भीतर मोदी के दुश्मनों से जुड़े हुए हैं, बल्कि पुलिस को शक है कि इसके पीछे विदेशी ताकतों का भी हाथ है। डिटेल्स के मुताबिक यह सिर्फ संसद के भीतर बैठे सांसदों को डराना नहीं चाहता था, बल्कि पूरे देश में अनरेस्ट यानी अशांति फैलाना चाहता था। इसका इरादा देश के भीतर एनार्की यानी अराजकता पैदा करने का भी था। यह मोदी सरकार को घुटनों पर लाना चाहता था, बिल्कुल वैसा ही जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान हुआ। पूछताछ में ललित झा ने कबूल किया है कि संसद में घुसपैठ की साजिश के लिए इसने बाकी आरोपियों के साथ कई बार मीटिंग्स भी की और अब दिल्ली पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या इनके कनेक्शन किसी दुश्मन देश या आतंकवादी संगठन से तो नहीं है। चूंकि ये पूरी साजिश मोदी को टारगेट करने के इरादे से रची गई थी, इसलिए बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि हो न हो इन आरोपियों के पीछे किसी न किसी मोदी विरोधी की पॉलिटिकल बैकिंग जरूर है। तो क्या इसके पीछे इंडी अलायंस से जुड़ा कोई चेहरा भी इन्वॉल्व है?
जो अलगाववादी काम चल रहा है, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो आंदोलनजीवी लोग हैं, ये सब कहीं ना कहीं एक जगह हैं। इनके एक ही उद्देश्य देश का बदनाम करना, मोदी सरकार का और मोदी जी का बदनाम करना। अब देखिए धीरे धीरे सब साफ हो रहा है। इन्होंने लोगों को भेज करके इशू बनाते हैं और इशू को भुनाते हैं, वही हो रही है। अब क्यों ऐसे जो लोग हैं डिस्टर्बिंग, ये हर जगह सरकार का खिलाफ, देश के खिलाफ आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, यही उनका पेशा है। ये बोलते हैं हम काम नहीं करते हैं, बेरोजगार, यही रोजगार है। और इनके साथ फोटो किसका, दिलीप घोष का फोटो क्यों नहीं आया? क्यों तापस राय का फोटो आता है? कि किसी और टीएमसी नेता का और दूसरे कम्युनिस्ट नेता का फोटो आता है? पीछे से यही लोग कराते हैं और बदनाम करने के लिए, खाली इशू बनाने के लिए ये सब करते हैं। 3 राज्य बीजेपी जीतने के बाद ये लोग हंसिये में आ गए हैं। ना इंडिया जोट है, ना कोई किससे बात करता है। इनको कोई सूझ नहीं रही क्या करेंगे। मोदी के सामने खड़ा होने के लिए हिम्मत नहीं है। अब जो है ये भारतीय जनता पार्टी अपना जो खेल है वो शुरू कर दिए। अब वो ट्रोल को उतार दिया, अपने ट्रोल के जो आर्मी है, सेना, उसको उतार दिए हैं। और उसके जो सेनापति हैं, विख्यात हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं, उनके द्वारा जो विभिन्न ट्वीट और रिपोस्ट किया जा रहा है, इससे अब तृणमूल कांग्रेस को लेके खींचातानी करो क्योंकि एक फोटो दिखा है। क्या होगा इससे? आप क्या प्रमाण करेंगे? आप प्रमाण करने की कोशिश कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस और ऑपोजिशन दल जो है सवाल करते हैं, इसके लिए इनको जो है क्या करें, इनको कहीं ना कहीं इस दबाव में लाओ। ये बात तो कंफर्म है कि ललित झा अपने बलबूते पर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम नहीं दे सकता। उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा नाम तो जरूर है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए कुछ और चौंकाने वाली डिटेल्स देखिए। ललित झा ने पूछताछ में कबूल किया है कि उसे हर हाल में अपनी बात सरकार तक पहुंचानी थी, जिसके लिए 13 दिसंबर के लिए 2 प्लान बनाए गए थे, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए के तहत संसद के अंदर मनोरंजन और सागर को जाना था क्योंकि उनके पास बने हुए थे। इसी प्लान के तहत संसद के बाहर अमोल और नीलम को संसद के करीब रहकर कलर बम जलाना था, जो उन्होंने किया। प्लान बी के तहत अगर किसी कारण से नीलम और अमोल संसद के करीब नहीं पहुंच पाते तो उनकी जगह महेश और कैलाश नाम के 2 और शख्स दूसरी तरफ से संसद के करीब जाते और मीडिया के कैमरों के आगे कलर बम जलाते, नारेबाजी करते। ललित झा का प्लान ए और प्लान बी दोनों कामयाब हो गए, मगर एक प्लान सी भी था और वो था सबूत मिटाना। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ललित ने ही संसद के अंदर और बाहर के 4 आरोपियों के फोन उनसे लिए और 4 के फोन जला डाले। इसके बाद वो खुद ही वापस थाने आ गया सरेंडर करने के लिए। इससे साफ लगता है कि कहानी सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है। 4 आरोपियों के फोन में कुछ तो ऐसा था जो बहुत बड़ा था, बहुत खतरनाक था। उनके फोन में मोदी के किसी न किसी कट्टर दुश्मन का मैसेज या नंबर जरूर रहा होगा, जिसे डिस्ट्रॉय करके ललित झा ने अपने बॉस को बचाने की कोशिश की है। सवाल है कि अगर ललित झा इस घटना का मास्टरमाइंड है, तो फिर इस साजिश में शामिल सारे आरोपियों का सुपर बॉस कौन है? क्या वो बॉस मोदी का कोई पॉलिटिकल विरोधी है? बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है। ये पार्लियामेंट को एक तरह से गिरवी रखना चाहते हैं। ये घटना घटी, पूरा सदन इसकी गंभीरता को देख रहा है, सुरक्षा के नजर से देख रहा है। स्पीकर ने कहा, वहां सभापति ने कहा, जांच होने के बाद ही तो कोई निर्णय होगा, क्योंकि इनके पास कोई विषय तो नहीं है। इसीलिए मोदी जी को गाली देना है, इसीलिए लोग हंगामा कर रहे हैं। लेकिन समय आने दीजिए, एक एक सवाल का जवाब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी देंगे, करारा जवाब ठोक करके देंगे। बेकार की बात क्यों बोलते हैं? बिना जांच का कोई जवाब देता है? कहीं देखा है? जांच हो रही है, परत दर परत। जब खुलेगा, जब जवाब सुनेंगे, तब पता चलेगा। देश में अराजकता फैलाने वाली इस बड़ी साजिश में एक अहम कैरेक्टर उस सागर का भी है जो खुद को डेविल बताता है, और इस बार तो उसने हरकतें भी डेविल जैसे ही की हैं। अब इसी सागर के घर से एक डायरी मिली है और उस डायरी के कुछ पन्ने भी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा कर रहे हैं। सागर अपनी डायरी हर दिन मेंटेन करता था।
सोमवार को क्या लिखना है, मंगलवार को क्या लिखना है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, किस दिन क्या लिखना है, कितने बजे लिखना है, एक एक चीज इन पन्नों में दर्ज है। इस डायरी में सागर ने क्या लिखा है, उनमें से कुछ शब्दों पर गौर कीजिए। नंबर 1, घर से विदा लेने का वक्त आ गया है। नंबर 2, एक तरफ डर भी है और कुछ कर गुजरने की आग भी दहक रही है। नंबर 3, हम मौत से डरते नहीं हैं। नंबर 4, कैद से इस देश को छुड़ाना है। सागर की डायरी के पन्ने पढ़कर यह साफ है कि यह लेफ्ट विचारधारा से काफी प्रेरित था और उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगालने से यह भी क्लियर हो जाता है कि वो मोदी के हर उस पॉलिटिकल विरोधी का चाहने वाला था जो किसी तरह साम दाम दंड भेद से 24 में मोदी को हटाना चाहते हैं। इनमें एक नाम राहुल गांधी का भी है जिन्हें सागर फॉलो करता है। बस यहीं पर एंट्री होती है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि बीजेपी तो यही क्लेम कर रही है कि हो न हो इस साजिश में कांग्रेस से जुड़ा कोई सीक्रेट हाथ जरूर शामिल है और इसके लिए बीजेपी ने यह तस्वीर शेयर की है। बीजेपी का दावा है कि जिन लोगों ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई उनमें से एक अमोल शिंदे नाम के आरोपी का साथ देने के लिए असीम सरोदे नाम का जो वकील सामने आया है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का अहम सदस्य था। सोशल मीडिया पर असीम सरोदे की वो तस्वीर भी वायरल है जिसमें वो राहुल गांधी के साथ पैदल मार्च कर रहा है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि असीम सरोदे सिर्फ राहुल गांधी नहीं, इंडी अलायंस में ठाकरे गुट का भी वकील है और अब वही संसद के आरोपियों को डिफेंड करना चाहता है। जयराम रमेश से लेकर कांग्रेस और इंडी अलायंस का हर बड़ा नेता जिस तरह मोदी पर हमलावर है, जिस तरह इस संवेदनशील घटना को कांग्रेस और उसके साथियों ने मोदी पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल किया है, उसने वाकई में कई सवालों को जन्म दे दिया है कि कहीं वाकई में इसके पीछे मोदी के सियासी दुश्मन ही तो नहीं है। गृह मंत्री जी ने बताना चाहिए देश को कि उसमें क्या राजनीति है। हम सदन में गृह मंत्री से क्या हुआ उस बारे में एक निवेदन चाहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में जो हम सांसद है उस बारे में चर्चा करना चाहते हैं। उसमें राजनीति क्या है भाई? और आपने जो आपके विरोधी सांसद है उसको निलंबित कर दिया, लेकिन आपके पार्टी के जो सांसद है जिसकी सिफारिश से ये सब लोग अंदर आ गए उसके बारे में कोई एक्शन नहीं है। अपनी पुलिस को निलंबित किया, अपने सुरक्षा कर्मियों को निलंबित किया, अपने सांसदों को निलंबित किया, लेकिन आपका सांसद तो वहाँ खुशहाल बैठा है। तो ये राजनीति हम नहीं कर रहे, राजनीति आपकी तरफ से हो रही है और 10 साल में सिर्फ इस देश में और संसद में यही होता रहा है। हमने लोकसभा में और राज्यसभा में गृह मंत्री से एक बयान मांगा था। लगातार कल यानी कि 14 तारीख और आज 15 तारीख को दोनों सदनों में इंडिया गठबंधन के सारे पार्टियां ने एक ही मांग की कि गृहमंत्री सदन में आए और बयान दें। चर्चा मांगना राजनीति करना है क्या? इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हो गई उससे उस पर सरकार से जवाब मांगना कोई राजनीति करना है? अगर हम सरकार से जवाब नहीं मांगेंगे तो किससे जवाब मांगेंगे? आप मुझे बताइए, मुझे कोई ऐसा शख्स बता दीजिए जिससे जवाब मांगना चाहिए। हम किससे जवाब मांगे? तो जब सरकार से हम जवाब मांग रहे हैं तो सरकार कह रही है आप राजनीति कर रहे हैं। अरे हम राजनीति नहीं कर रहे, हम जवाब जानना चाहते हैं कि कैसे ये सुरक्षा चूक हुई। अगर आक्रोशित होता है आपका अगर सब चंगासी तो युवा क्यों आक्रोशित होता है? इसका भी जवाब देना चाहिए पार्लियामेंट में आके कि क्यों आए थे बच्चे, इसका भी जवाब होना चाहिए। और आप जब संसद की सुरक्षा की चिंता नहीं कर सकते हो, सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए आप पूरा ट्रैफिक रोक देते हो, सब करते हो और संसद को ऐसे खुला छोड़ देते हो कि चर्चा तो होनी चाहिए। इतिहास निकालने से पहले ये ध्यान दें कि जिम्मेदारी आपकी थी। नेशनल सिक्योरिटी की बात राजनीति का विषय नहीं है। मैं तो कहती हूँ ऑपोजिशन से ज़्यादा सत्ता पक्ष को कहना चाहिए हम आकर स्पष्टीकरण देंगे और जहाँ जहाँ कमियाँ हुई हैं उसको हम पुख्ता करेंगे। हम लोग जो भी लूप होल्स हैं उसको ठीक करेंगे। तो आपको कौन रोक रहा है? कौन आपको रोक सकता है? आपका तो बहुमत है लोकसभा में, राज्यसभा में भी आपकी भारी संख्या है। तो आप आकर बात करिए ना, देश की जनता को जवाब दीजिए। देश की जनता आपसे पूछ रही है कि पार्लियामेंट में इतनी बड़ी चूक हुई है सिक्योरिटी में, उसका जवाब दीजिए। उसका जिम्मेदार कौन? बीजेपी ने इसी इकोसिस्टम की बात की है और इसीलिए बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सीधे सीधे इंडी अलायंस को संसद की सुरक्षा में हुई सेंध के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इनको तो कोई मुद्दा चाहिए था
तो ज़बरदस्ती संसद की कार्रवाई को चलने से रोक रहे हैं। इस 7 दिन इतने बेहतर तरीके से संसद की कार्रवाई चली, घंटे 1.5 घंटे इस पर बहस हो सकती थी, चर्चा हो सकती थी, लेकिन इनको तो संसद को चलने नहीं देना है। क्योंकि महत्वपूर्ण बिल आ रहा है अगले सप्ताह, तो बिल को पारित नहीं होने देना है। संसद के भीतर और बाहर मोदी वाला पर्चा दिखाना हो, मोदी को डिक्टेटर बताना हो, मोदी को म्यूट स्पेक्टेटर बताना हो, मोदी को गायब बताना हो, इंडी अलायंस शब्दशः वही काम कर रही है जो काम संसद के भीतर घुसपैठ करने वाले घुसपैठियों ने किया। ऐसे में सवाल तो उठेंगे कि आरोपियों का मोदी के दुश्मनों से क्या कनेक्शन है। वैसे संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के नाम पर सियासत करने वाली पार्टियों को आज इतिहास के पन्ने भी खोलकर पढ़ लेने चाहिए। 11 अप्रैल 1974 को रतन चंद्र गुप्ता नाम का शख्स संसद के दर्शक दीर्घा में पिस्तौल लेकर पहुंच गया, नारे लगाने लगा। उसके हाथ में बम जैसी कोई चीज भी थी, पोस्टर्स भी थे। तब बीजेपी की सरकार नहीं थी। 5 मई 1994 को एक विजिटर जो खुद को श्री बालाजी लाल का बेटा प्रेमपाल सिंह सम्राट बता रहा था, वो भी विजिटर गैलरी से लोकसभा के कक्ष में कूद गया और नारे लाने लगा। और तब उपसभापति एस मल्लिकार्जुनैया ने सदन को सूचित किया। मल्लिकार्जुनैया कांग्रेस के नहीं बीजेपी के थे, सरकार ही बीजेपी की नहीं थी। 24 अगस्त 1994 को हरगोविंद पाठक के बेटे मोहन पाठक ने विजिटर गैलरी से लोकसभा कक्ष में नीचे छलांग लगाई और नारे लगाए। मगर इनमें से किसी भी मौके पर बीजेपी ने लोकसभा अध्यक्ष का इस्तीफा नहीं मांगा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जवाब नहीं मांगा, क्योंकि संसद की सुरक्षा लोकसभा सचिवालय का अधिकार है। मगर मोदी विरोधी इकोसिस्टम जिस तरह इस बार की घटना को मोदी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि दाल में कुछ तो काला है। एक तो ट्वीट मैंने किया है 1974 का कि इस पार्लियामेंट में लोग रिवॉल्वर लेके, पिस्तौल लेके घुस गए। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त की पार्टी जो जनसंघ थी, या विपक्षी पार्टी ने कोई इशू नहीं बनाया। और उसने ये कहा कि इस तरह की चूक के लिए जो सजेशन देना था वो सजेशन दिया, उसने उसका राजनीतिकरण नहीं किया, क्योंकि ये लोकसभा का सवाल है। लोकसभा की जो पूरी की पूरी सुरक्षा है वो लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा सचिवालय के पास है। तो लोकसभा के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का तो जिक्र नहीं किया। दूसरी घटना मैंने कही है 1994 की। 1994 में तो ऐसा हुआ कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन तक जो है प्रेमपाल पहुंच गया। एक कहानी रतनलाल की है 74 की, वो प्रेमपाल की कहानी है। उसके बावजूद भी वो जो रिजोल्यूशन मूव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के उपाध्यक्ष थे वो मल्लिकार्जुनैया थे, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। उस वक्त भी मैं आपको बताऊं, आप पूरे रिजोल्यूशन को देख लीजिए, पूरी प्रोसीडिंग्स को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई इशू नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में या इस पार्लियामेंट की सुरक्षा के मामले, क्योंकि 50 बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, उसने कभी भी इस चीज़ को मुद्दा नहीं बनाया। यहाँ की जो सुरक्षा है वो केवल और केवल उसके लिए लोकसभा के अध्यक्ष, जैसे कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री का विषय है, उसी तरह से इस लोकसभा प्रेमाइसिस का सिक्योरिटी का पूरा विषय लोकसभा अध्यक्ष का है, लोकसभा सचिवालय का है। इसका कहीं दूर दूर तक भारत सरकार से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। यही 2 ट्वीट मैंने किया है, लोगों को बताने के लिए किया है और ये कहने के लिए किया है कि हमने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो, पार्लियामेंट की सुरक्षा का सवाल हो, कांग्रेस के साथ कभी राजनीति नहीं की। जो जिसका हक था वो हमने किया। आज जो कांग्रेस और विपक्ष कर रहा है उसको शर्म आना चाहिए, उसको डूब मरना चाहिए और इस तरह की घटनाओं को आगे बढ़ाकर जो है वो अपना कब्र खोद रहा है। बीजेपी ने 3 राज्यों में सरकार बनाई, 3 मुख्यमंत्री दिए, उनमें से एक की शपथ तो आज ही हुई है राजस्थान में। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा हेडलाइन कोई बना रहा है तो वो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। मोहन यादव ने ऐसा क्या किया कि अभी से लगने लगा कि मध्य प्रदेश में हिंदू मुसलमान वाला माहौल तैयार होने लगा है, वो नैरेटिव बनने लगा है। एमपी की पुलिस चिकन, मटन, अंडे ये बेचने वाली दुकानों पर क्यों इन दिनों ज़्यादा जा रही है, क्यों उनके बही खाते पूछ रही है। मोहन यादव को सरकार में आते ही बुलडोजर पर सवार क्यों होना पड़ गया। मोहन यादव जल्दबाजी में है या फिर चूंकि 2024 के चुनाव में केवल 3 महीने का वक्त बाकी है, इसलिए वो जल्द से जल्द एमपी में यूपी के योगी वाला फॉर्मूला लागू कर देना चाहते हैं। एमपी के शहरों से, भोपाल, उज्जैन, इंदौर से कैसी कैसी तस्वीरें आ रही हैं, आप भी देखिए।
मध्य प्रदेश की पुलिस मुर्गे पकड़ रही है। मीट और मछली की दुकानों पर बुलडोजर चला रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऊपर से आदेश है। खुले में बिक रहे मीट पर प्रशासन ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर से आदेश है। ये सारी बातें जो भी सरकार ने आदेश किए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किए, उन सब का पालन नीचे तक करवाएंगे। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव को शपथ लिए अभी 3 दिन ही हुए हैं। कैबिनेट की पहली ही बैठक में पहला ऑर्डर दिया कि मटन, चिकन और अंडे खुले में नहीं बिकेंगे। दूसरा ऑर्डर दिया कि धार्मिक स्थलों पर तय मानक के आधार पर ही लाउड स्पीकर बजेंगे और जो नहीं मानेगा उस पर एक्शन होगा। नई सरकार के शपथ के 72 घंटे के भीतर ही मुख्यमंत्री के फैसले पर अमल शुरू हो गया है। इस तरीके का लाइसेंस होना जरूरी है। आप देख सकते हैं ये लाइसेंस नगर पालिका जो है भोपाल उसकी तरफ से जारी किया गया है, जिसके बाद आप अपनी दुकान संचालित कर सकते हैं। और क्या क्या है आदेश में? ये ढकना है क्या? हाँ, ये कांच वाँच लगाने का बोला है। हमने उसको ऑर्डर दे दिया, वो कांच लग जाएगा। कल बैठक के बाद ये कांच भी लगाना है, काली दीवार होनी चाहिए कांच की, और ये होना चाहिए अपारदर्शी पर्दा, अपारदर्शी जो बाहर से ना दिखे। तो ये मुस्लिम समुदाय को देख रहे हैं, इस तरीके से समझाइश खुद मुस्लिम समुदाय आगे आकर सामने आ रहा है। गंगा जमनी तहजीब भोपाल की विरासत है माना जाता है, और तमाम दुकानों पर ये आप जगह जगह जाकर समझाइश दे रहे हैं। हाँ, तमाम। मेरा नाम मुजाहिद चौधरी है, मैं राष्ट्रीय। आप बताइए तो किस तरीके से समझाइश दे रहे हैं? ये यहाँ जो हमारे सीएम है मोहन यादव जी, उनका एक बेहतरीन पहल है कि साफ सफाई रखें, और साफ सफाई इस्लाम का भी एक बड़ा हिस्सा है, तो हम लोग भी इसमें लगे रहते हैं और आप उसको और ज्यादा करेंगे। खुले में मीट बिकेगा तो बुलडोजर चलेगा। 72 घंटे के भीतर जबरदस्त एक्शन। सरकार के फैसले से किसको टेंशन? सीएम के आदेश के बाद राजधानी भोपाल में प्रशासनिक अमला सड़क पर उतर आया। जिस दुकान में गड़बड़ी दिखी उसका फैसला उसी समय कर दिया गया। जहां गुंजाइश दिखी वहां 1 हफ्ते की मोहलत दी गई। सरकार का पहला फरमान है तो दुकानदार भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। भोपाल में मांस मछली के कारोबारी खुद नियम पालन करने में जुटे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि नए निजाम में नए नियम तोड़ने का अंजाम क्या होगा। और जरूरी जैसे स्लाइडर हाउस से अगर मांस जाता है तो उसमें ये बात सही है कि हमारे जो मतलब ऑटो चालक लेके जाते हैं उसको खुले में लेके जाते हैं। ब्लड बह रहा है, सब कुछ हो रहा है, जैन समाज के भाई जा रहे हैं, हिंदू भाई जा रहे हैं, पंडित जा रहे हैं। ये सब चीज का परहेज करना चाहिए। अपनी जात से, अपने धर्म से किसी को नुकसान ना हो, ये हमारा पहला इंसानियत का पाठ सिखाने वाला धर्म है। और इस्लाम धर्म में तो लोगों को तकलीफ ना पहुंचे, ये हम लोग मानसिकता होना चाहिए, ये सोच होना चाहिए हमारी और आप सबके लोगों की। मीट कारोबार में किस समुदाय के लोग सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं ये समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि नए मुख्यमंत्री को यह आइडिया आया कहां से? सबसे पहले इस तरह का आदेश किस सीएम ने दिया था? और क्या योगी फॉर्मूला मध्य प्रदेश में लागू कर रहे हैं मोहन यादव? मुस्लिम समुदाय के लोग भी मुख्यमंत्री के फैसले को वेलकम कर रहे हैं, लेकिन सियासत ऐसी है कि न नियमों की परवाह है और न ही स्वास्थ्य की चिंता है। विपक्ष में है तो विरोध करना ही है। देखिए, अभी तो मेरा उम्मीद ये थी उनसे, नए जो मुख्यमंत्री जी जो आए वो विकास की बात करते, महंगाई की बात करते, बेरोजगारी की बात करते। और मेरा ये कहना है जो पाबंदियां हैं खासतौर से धर्म स्थल पे, उन लोगों पे पाबंदी है जो लगने की जो बात कर रहे हैं उस पर नहीं लगनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना चाहिए। मोहन यादव ने खुले में मीट मछली बेचने पर रोक का जो आदेश दिया उसकी शुरुआत अपने इलाके उज्जैन से ही की। उज्जैन में कई अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। तीन दुकानों पर लाइसेंस नियमों के उल्लंघन के आरोप में ताला जड़ दिया गया। खुले में मांस मछली की बिक्री को लेकर प्रशासन की ओर से मुनादी कराई गई।
शहर के हर इलाके में प्रशासन ने अवैध दुकानों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए। खासकर धार्मिक स्थलों के पास नॉनवेज की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई। सिर्फ भोपाल और उज्जैन ही नहीं बल्कि रायगढ़, विदिशा समेत कई शहरों में दुकानों के लाइसेंस चेक किए गए और मुनादी कर सभी से नियम पालन करने की अपील की गई। ग्वालियर और शाजापुर में भी अब प्रशासन एक्शन मोड में है। चौपाल लगाकर दुकानदारों को समझाने के साथ साथ नियम पालन करने के बारे में बताया जा रहा है। अनुज्ञा के बिना संचालित मांस और मटन की दुकानों पर प्रभावी कार्रवाई नागदरी क्षेत्र में अभी की गई है और बाकी टीमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संलग्न होकर के कार्य कर रही है। अभी सभी शहरी क्षेत्र के स्थानों पर मुनादी इत्यादि की कार्रवाई हो रही है और वर्तमान में 10-15 दुकानों को क्षतिग्रस्त किया गया है जो सड़क किनारे बैठ करके खुले में मांस और मछली का विक्रय कर रहे हैं। सामान जब्ती की कार्रवाई की गई है। क्या मध्य प्रदेश में मोहन यादव हिंदूवादी एजेंडा लागू कर रहे हैं? क्या नई सरकार में किसी खास धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? इसे समझने के लिए जानना जरूरी है कि मीट बेचने को लेकर नियम क्या है। भारत में 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम लाया गया। इसे 2011 में लागू किया गया। खाद्य सुरक्षा नियम के मुताबिक दुकानों के बाहर मांस नहीं दिखाया जा सकता है। मीट की दुकान पर लोहे की जगह स्टील से जुड़े उपकरण होने चाहिए और कटने के 3 घंटे के भीतर मीट को बेच देना चाहिए। यानी कटने के 3 घंटे बाद मीट को बेचने की इजाजत नहीं है। साथ ही मीट कारोबारियों को लाइसेंस लेने से पहले स्थानीय निकायों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। मीट बेचने वाले अधिकतर दुकानदार इन नियमों से किसी एक का भी पालन नहीं करते हैं। इसके अलावा मीट का इंसुलेटेड फ्रीजर वैन में ढोना, मीट कारोबार से जुड़े सभी वर्कर का हेल्थ सर्टिफिकेट, मीट की दुकानों की धार्मिक स्थलों और सब्जी की दुकानों से पर्याप्त दूरी जैसे कई ऐसे मानक हैं जिसको मानना जरूरी है। मध्य प्रदेश में योगी फैक्टर का दूसरा चैप्टर देखिए। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं क्योंकि आदेश सीधे ऊपर से आया है। अब एक जगह में सिर्फ एक लाउड स्पीकर लगेगा, उसमें भी उसकी आवाज नियमों के मुताबिक ही रखनी होगी। मोहन यादव सरकार ने बाकायदे उड़न दस्तों के गठन करने का ऐलान भी किया है। जहां भी नियम टूटेंगे ये टीम वहां कार्रवाई करेगी। सीएम मोहन यादव ने आदेश दिया है कि पूरे मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कराया जाए, जिसके बाद अलग अलग शहरों में प्रशासन का एक्शन शुरू भी हो गया है। लेकिन अभी भी कई ऐसी जगहें हैं जहां नियमों की सरेआम अनदेखी की जा रही है। मैं हूँ इस वक्त राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन इलाके की एक मस्जिद में, जहां पर अजान की मीठी आवाज आपको सुनाई दे रही है और अगर मैं डेसिबल मीटर में ये नापूंगा तो आपको ये दिखाई देगा तकरीबन इस वक्त 80 डेसिबल से 107.0 डेसिबल तक ये आवाज पहुंच गई है और तय मानक जो है वो जो रेसिडेंशियल एरिया है उसमें 55 डेसिबल दिन में और रात में 45 डेसिबल होना चाहिए। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के नए बने मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो पहला आदेश निकाला है, उस पहले आदेश के तहत ये उन्होंने इस आदेश में साफ किया है धार्मिक स्थलों पर, तमाम धार्मिक स्थलों और तमाम स्थानों पर जो तय मानक हैं उससे ज्यादा आवाज के जो लाउड स्पीकर्स हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाना है। लाउड स्पीकर बजाने के लिए एक निश्चित समय सीमा पहले से तय है। इस टाइमिंग के भीतर ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है। सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद अगर कोई लाउड स्पीकर बजाता है तो उसके ऊपर प्रशासन कानूनी कार्रवाई कर सकता है। मध्य प्रदेश में मोहन राज की शुरुआत हो चुकी है और साथ दे रहे हैं खुद जगदीश यानी डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी हमारे साथ हैं। सर, इस पहले आदेश से साबित हो गया सनातनी राह पर चलना है, लाउड स्पीकर पे जो ज्यादा मानक से ज्यादा आवाज है उसको बंद करना, मांस मदिरा पे किस तरीके से कर रहे हैं आप लगातार प्रदेश में? ये सुप्रीम कोर्ट का भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी पहले से आदेश है
और उसका पालन नीचे तक करवाने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसलिए ये सब अभी आदेश जारी किए हैं कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के हुए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के, उसको नीचे स्तर तक पालन करवाना। तो ये नियम बने हुए हैं कि भाई कोई भी धार्मिक स्थान पर कितने स्पीकर लगेंगे, है ना, तो ये तय है कि एक लगेगा, आवाज कितनी रहेगी, समय क्या रहेगा, ये सारी चीजें परमिशन लेकर के करना पड़ेगी। इसका पालन करवाने का काम सरकार कर रही है। ऐसा नहीं है कि धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर तत्काल हटाए जा रहे हैं। पहले प्रशासन ने धर्मगुरुओं से बात की, उनको तेज आवाज में होने से नुकसान को समझाया गया। मुस्लिम समुदाय भी मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत कर रहा है। अगर ऐसा है तो सभी धर्मों के लिए है, तो इसमें व्यक्ति विशेष के लिए तो ये अच्छी चीज है। कोई मुस्लिम समाज को या मुस्लिम को टारगेट नहीं बनाया, और मुस्लिमों को इसको दिल पे लेना भी नहीं चाहिए। मस्जिद गुरुद्वारा सबके लिए है, तो उसमें कोई ऐसा अदरवाइज या किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो वो तो एक धर्म के लिए नहीं किया, वो तो सभी धर्म के लिए किया है, वो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई उन्होंने ये कहा है कि भाई जो है तेज धर्म की जो है तेज होना चाहिए, उसको स्लो आवाज में होना चाहिए, तो अच्छी बात है। वो तो जो मंदिर का मामला आता है तो उन्होंने भाई स्लो बजाओ, मस्जिद का मामला आ रहा है स्लो बजाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा मामला है। दरअसल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 4 अलग इलाकों के आधार पर साउंड के पैमाने तय किए। इसमें कमर्शियल, रेसिडेंशियल, साइलेंस और इंडस्ट्रियल इलाके शामिल हैं। इंडस्ट्रियल इलाके में दिन में आवाज 75 डेसिबल और रात के वक्त 70 डेसिबल तय है, तो साइलेंस जोन में दिन के वक्त 50 डेसिबल और रात के वक्त 40 डेसिबल की आवाज सीमा रखी गई है। वहीं कमर्शियल इलाके में लाउड स्पीकर बजाने के लिए दिन के वक्त 65 और रात के वक्त 55 डेसिबल की साउंड स्पीड तय की गई है, जबकि रिहायशी इलाके में दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल स्पीड से लाउड स्पीकर बजाया जा सकता है। लेकिन धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउड स्पीकर से तय मानकों के मुकाबले काफी ज्यादा शोर होता है। सरकार के आदेश की अनदेखी कितनी भारी पड़ सकती है, ये भी जान लीजिए। नियमों का उल्लंघन करने पर जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत नियम तोड़ने पर 5 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।